आइए आज हम रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करते हैं। किसी भी पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा और किस मैनर से देना पड़ेगा, ये सब रेसिडेंशियल स्टेटस के तहत ही हम जान पाते हैं। और ठीक से कि किसको कौन सा इनकम में देना पड़ेगा, किसको कौन सा इनकम में नहीं देना पड़ेगा, कौन सा सोर्स में देना पड़ेगा, कौन सा सोर्स में नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। देखिए, हर पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है इंडिविजुअल, एचयूएफ। हम पहले ही बता दिए हैं आपको बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का। जो पिछला वाला वीडियो था उसमें बता दिए थे कि पर्सन के अंदर में क्या क्या आता है। तो इंडिविजुअल हो चाहे एचयूएफ हो चाहे कंपनी हो चाहे फर्म हो, सबका अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। इंडिविजुअल का कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे आगे। तो अ, सबसे पहला है रेसिडेंशियल स्टेटस। देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस का यहाँ डेफिनेशन देखिए, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन एनी एसएसी डिपेंड्स upon हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, हम पहले ही बताए कि किसी भी पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा, क्या कितना देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो सब उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के तहत पता चलता है। ठीक है, तो अब आते हैं इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 6(1) के तहत दिया गया है, दो कंडीशन है। दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो उसको रेजिडेंशियल स्टेटस मानेंगे। सबसे पहला कंडीशन है 182 डेज और मोर इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो तो वो उसको हम रेसिडेंशियल स्टेटस माने, उसका रेसिडेंट मान लेंगे इंडिया का। ठीक है, अगर वो 182 डेज से कम हो लेकिन 60 डेज या उससे ज़्यादा हो प्रीवियस ईयर में, तो उसको हम रेसिडेंशियल रेसिडेंट मानेंगे तब जब उसका अगर प्रीसीडिंग 4 ईयर्स यानी पिछला 4 साल में वो 365 या उससे ज़्यादा रहा हो। यह है, ठीक है, यानी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए दूसरा कंडीशन के लिए। 60 डेज और मोर तो होगा ही, ठीक है, एंड एंड 360 डेज और मोर दोनों होना चाहिए प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में, तब उसको उस इंडिविजुअल को रेसिडेंट मानेंगे इंडिया का। ठीक है, क्या है पहला कंडीशन, 182 डेज और मोर अगर रहा तो सिंपल है, उसको उस इंडिविजुअल को रेसिडेंट मान लेंगे। अगर 182 डेज से कम हो लेकिन 60 डेज या उससे ज़्यादा हो तो एक कंडीशन है, उस कंडीशन को देखेंगे कि वो फुलफिल कर पाता है कि नहीं। यानी पिछला 4 साल का वो रिकॉर्ड देखेंगे कि पिछला 4 साल में वो कितना दिन इंडिया में रहा है। अगर वो 365 डेज से ज़्यादा 365 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो तो फिर उसको हम उस इंडिविजुअल को रेसिडेंट मान लेंगे इंडिया का। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा केस है, एक स्पेशल रूल है। जनरली क्या होता है कि 182 डेज और मोर एंड दो कंडीशन है, 182 डेज वाला है और एक 60 डेज वाला है। लेकिन वो हो गया जनरल केस। लेकिन स्पेशल केस है जहाँ एक तीन स्पेशल केस है जहाँ 182 डेज और मोर वाला ही कंडीशन लगता है। ठीक है, तो अ, आते हैं कि वो तीन केस क्या है। सबसे पहला है अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, लिव्स इन लिव्स इंडिया फॉर एनी बिजनेस, यानी इंडिया से अगर वो इंडिया को छोड़ा है किसी बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट या एनी अदर ओकेशन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो उसको उसमें सिर्फ कंडीशन एक लगेगा 182 डेज और मोर का। ठीक है, 60 डेज वाला कंडीशन नहीं लगेगा। और दूसरा केस है जिसमें सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं? इंडियन ओरिजिन मीन्स एसएसी या कोई भी एसईसी हो जो, या उसका फादर हो या ग्रैंडफादर हो जो बोर्न किया हो अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी बिफोर 15 अगस्त 1947 से पहले अगर वो बोर्न किया हो इंडिया में तो उसको और इंडियन ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया दूसरा केस मेरा, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो या फिर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो एंड वो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हाँ,
इंडिया से बाहर गया हो और कम और क्या है एंड कम टू इंडिया ऑन ए विजिट, ठीक है। और इंडिया में वो आ रहा है सिर्फ विजिट के लिए, तो उसमें 182 डेज का कंडीशन मान लेंगे, ठीक है। उसमें 60 डेज वाला कंडीशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। और तीसरा, अब आते हैं तीसरा कंडीशन में। तीसरा कंडीशन क्या है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो इसमें भी, एंड लिव्स इन इंडिया एज ए क्रियो मेंबर होता है, ठीक है। तो क्रियो ऑफ अ एंड इंडियन शिप, तो उसमें भी 182 डेज का ये लगेगा, कंडीशन लगेगा, 182 डेज वाला कंडीशन। इसमें 60 डेज वाला कंडीशन नहीं लगेगा, ठीक है। अब आते हैं ROR, ROR एंड NOR, ठीक है। अंडर सेक्शन 66A में, ठीक है। ये 66A जब कोई भी पर्सन हो, चाहे वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट होगा तो उस पर कुछ नहीं, बस नॉन रेसिडेंट के हिसाब से उसका स्टेटस मान के उसका इनकम को ये करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब कोई रेसिडेंट होता है तो उसमें फिर दो सब डिवीजन हो जाता है। रेसिडेंट को चाहे वो ROR हो या फिर NOR हो, ठीक है। चाहे वो ROR हो सकता है या फिर NOR हो सकता है। ROR होगा तो उसका जो इनकम का ये है, डिफिनेशन है, कौन सा इनकम में टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो अलग हो जाता है, ठीक है। और NOR में भी अलग हो जाता है। इसलिए जब वो रेसिडेंशियल, किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल में वो आ गया, हाँ वो रेसिडेंट हो गया, तो उसके बाद हम उसका फिर दोबारा NOR और ROR का केस देखेंगे कि वो ROR है कि NOR है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनओआर के लिए कि एनओआर का क्या कंडीशन है। देखो इन दो कंडीशन है, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो उसको मानेंगे एनओआर। अगर दोनों में से कोई अगर कंडीशन फुलफिल ना हो तो उसको आरओआर मान लेंगे। तो देख लेते हैं, पहला कंडीशन है स्टे इन इंडिया 7 to 9, मतलब 729 दिन से ज्यादा ना रहा हो, ठीक है। 729 दिन या उससे कम रहा हो प्रीवियस प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में, ठीक है। यानी पिछला 7 साल में, प्रीवियस ईयर का पिछला 7 साल में वो 729 दिन या उससे कम रहा हो, या फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो उसको एनओआर मान लेंगे, या फिर वो कंडीशन फुलफिल ना हुआ हो लेकिन क्या है वो नॉन रेसिडेंट है एटलीस्ट 9 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स में, ठीक है। यानी प्रीवियस ईयर के पिछला 10 ईयर में अगर वो 9 बार अगर नॉन रेसिडेंट रहा हो तो उसको हम फिर एनओआर मान लेंगे। ये दोनों कंडीशन में एक कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो उसको एनओआर मान लेंगे। अगर दोनों कंडीशन में कोई कंडीशन फुलफिल ना हुआ तो उसको हम आरओआर मान लेंगे, ठीक है। ये हो गया एनओआर और आरओआर का केस, ठीक है। अब आते हैं अमेंडमेंट अमेंडमेंट में। क्या है कि मेनली जनरली हम लोग देखते हैं कि 182 डेज वाला और मोर वाला कंडीशन है किसी इंडिविजुअल का, लेकिन एंड और एक एक है 182 डेज वाला और एक है 60 डेज वाला, ठीक है। लेकिन वहाँ 182 डेज वाला तो ठीक है, लेकिन 60 डेज के जगह 182 डेज आ जाता है। तो इसका कंडीशन देखते हैं किस सिचुएशन में 182 डेज एंड और 60 डेज के जगह 120 डेज हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, कंडीशन है कोई इंडियन सिटीजन्स हो या इंडियन ओरिजिन हो। हम पहले बता दिए इंडियन ओरिजिन क्या होता है, ठीक है। कोई इंडियन सिटीजन्स या इंडियन ओरिजिन हो, प्लस सेटल आउटसाइड इंडिया, मतलब वो आउटसाइड इंडिया से बाहर रहता हो, ठीक है। कम टू इंडिया ऑन अ विजिट, ठीक है। इंडिया इंडिया वो आता है विजिट के लिए। प्लस क्या है, टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड 15 लाख हो, ठीक है। यानी फॉरेन सोर्स से जो रुपया कमाए उसको छोड़ करके इंडियन रुपया अगर उसका 15 लाख से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में इंडिविजुअल का जो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो उसमें दो कंडीशन क्या क्या हो जाएगा, 182 डेज और मोर ले लेंगे, ठीक है। और अगर 182 डेज और मोर से कम हो तो दूसरा वाला कंडीशन देखेंगे क्या वो 120 डेज से ज्यादा तो नहीं है। अगर 182 डेज से ज्यादा हुआ
120 डेज से ज़्यादा हुआ, तो फिर देखेंगे कि क्या वो प्रीवियस 4 ईयर्स में प्रीवियस यानी प्रीसीडिंग 4 ईयर प्रीवियस से 4 साल पिछला देखेंगे कि वो क्या वो पिछला 4 साल में 365 डेज से ज़्यादा है कि नहीं है। 365 डेज से अगर ज़्यादा हो एंड हाँ वो 120 डेज अगर रहा हो, 120 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो, तो उसको हम ये मान लेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस उसका, यानी रेसिडेंट मान लेंगे इंडिया का। ठीक है, ये हो गया अमेंडमेंट 1 मेरा। क्या है अमेंडमेंट, एक बार दोबारा बोल देते हैं। इंडियन सिटीजन्स हो या ओरिजिन हो, सेटल आउटसाइड इंडिया हो, कम टू विजिट इंडिया। हाँ, टोटल इनकम यानी इंडियन इनकम यानी अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख से ज़्यादा हो, तो वो 182 डेज वाला ये लग जाएगा कंडीशन। अगर 182 डेज वाला फुलफिल नहीं होता है तो हम 120 डेज वाला लेंगे 60 डेज के जगह। ठीक है, और ये हो गया। अब दूसरा अमेंडमेंट है डीम्ड रेसिडेंट अंडर सेक्शन 6(1)(a)। अंडर सेक्शन 6(1)(a) के तहत बोला जाता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, ये आपको समझ में आ गया होगा ओरिजिन वाला चीज। ठीक है, प्लस सेटल आउटसाइड इंडिया। ठीक है, वैसा ही सेम सिचुएशन है, कम टू इंडिया ऑन अ विजिट है, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड 15 लाख है। ठीक है, कंडीशन तो सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये डीम्ड ऑनरशिप में किसी, देखो अगर वो मान लीजिए दुबई में रहता हो, दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, हाँ, तो उसको हम डीम्ड ऑनरशिप मान लेंगे। अगर वो इंडियन सिटीजन्स हो, इंडियन सिटीजन्स या ओरिजिन हो, सेटल्ड आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, वो अगर इंडियन सिटीजन है, वो रह रहा है दुबई में, ठीक है, इंडिया में वो विजिट के लिए आ रहा है, ठीक है, टोटल इनकम उसका कितना है, 15 लाख से ज्यादा है, हाँ, लेकिन वो नन उसका रेसिडेंट का कोई ये नहीं आ रहा है कि 120 डेज वाला भी नहीं पूरा फुलफिल हो पा रहा है, और 182 डेज वाला भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो लेकिन क्या है कि वो दुबई में रहता है, लेकिन दुबई में वो टैक्स नहीं देना पड़ता है, वहाँ टैक्स उसको लगता ही नहीं है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम उसको डीम्ड ऑनरशिप मान लेंगे इंडिया का। ठीक है, यानी अगर कोई पर्सन जो किसी अदर कंट्री में जिसको कोई टैक्स नहीं देना पड़े, तो उसको इंडिया का डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक है, अंडर सेक्शन 6(1)(a)। और डीम्ड ऑनरशिप मानेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, NOR। ठीक है, वो हो जाएगा NOR। ठीक है, ये हो गया मेरा अमेंडमेंट, दूसरा अमेंडमेंट। ठीक है, अब आते हैं HUF के केस में। ठीक है, HUF जैसे हम बोले कि सबका अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है, HUF का अलग है और इंडिविजुअल का अलग है, कंपनी का अलग है। तो HUF का केस में आते हैं, HUF का कैसे निकाला जाता है। HUF का है रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए उसका मेन चीज है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली और पार्शियली इन इंडिया। अगर उसका कोई कंट्रोल या मैनेजमेंट होली यानी मतलब यानी पूरा का पूरा उसका इंडिया में इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो, या फिर पार्शियली इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो, तो उसको उस HUF को रेसिडेंशियल रेसिडेंट मान लेंगे अंडर सेक्शन 6(2) के हिसाब से। ठीक है, तो अब आते हैं ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का पावर, वो जो निकालेंगे कैसे, किसके पास रहता है। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का पावर कर्ता के पास होता है। हाँ, कर्ता के पास होता है, तो अब हम देखेंगे कि कर्ता इंडिया में कितना दिन रहा है। ठीक है, तो कर्ता के हिसाब से फिर हम उसका इंडिविजुअल का रेसिडेंट मान लेंगे। देखिए, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पावर रेस्ट विद कर्ता, एंड कर्ता स्टे कितना करता है वही कंसीडर करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए। ठीक है, ये हो गया मेरा HUF का। ये यानी दोबारा दोहरा देते हैं कि HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, हाँ ठीक है, अगर होली या पार्शियली इन इंडिया हो, तो उसको हम HUF उस HUF को रेसिडेंशियल रेसिडेंट मानेंगे इंडिया का अंडर सेक्शन 6(2) के हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं इंडियन कंपनी में। कंपनी दो प्रकार का होता है, चाहे इंडियन कंपनी हो या फिर फॉरेन कंपनी हो। ठीक है, अंडर सेक्शन 6(3) बताता है कि कोई भी इंडियन कंपनी अगर है तो वो ऑलवेज रेसिडेंट माना जाएगा, लेकिन फॉरेन कंपनी
तब रेसिडेंट माना जाएगा जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया में हो। ठीक है, प्लेस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो उसको रेजिडेंशियल स्टेटस मान लेंगे। पूरे साल में मान लीजिए पूरा पूरा साल वो काम किया इंडिया से बाहर, लेकिन कुछ वक्त के लिए वो सिर्फ उसका मैनेजमेंट इंडिया के थ्रू हुआ, तो उसको हम फॉरेन फॉरेन कंपनी को उस फॉरेन कंपनी को रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा पूरा आज का रेसिडेंशियल स्टेटस का मेन टॉपिक। अब इसके बाद रहा स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वो हम कल पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर में। वो